मैं शपथ लेता हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य राष्ट्र की उन्नति में मैं सदा तत्पर रहूँगा। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूँगा। जय हिंद। तो कल हम लोगों ने किसान विद्रोह पढ़ा था और आज इसी कड़ी में हम लोग पढ़ेंगे जनजातीय विद्रोह। कुछ समूह और कुछ जनजातीय लोग, कुछ पीपल्स, कुछ लोग मिलकर के, कुछ जन मिलकर के विद्रोह करते हैं और कहीं कहीं पर जनजातियों का मिलता है विद्रोह। अब जनजातीय मोस्टली विद्रोह करेंगे तो कहाँ करेंगे? जनजातियाँ कहाँ रहती हैं? जंगलों में रहती हैं। अंग्रेज़ों ने सबसे ज़्यादा अगर कुछ नुकसान किया भारत में तो उन्होंने जंगलों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। जंगल को काटा और उनकी लकड़ियों से भी बहुत ज़्यादा जो है व्यापार किया भारी मात्रा में, क्योंकि भारत में जंगल बहुत हुआ करते थे पहले, और जंगल किसका आवास था? जनजातियों का आवास था। तो इसलिए जब उनके आवास को नष्ट करोगे, उनके आवास को विनष्ट करोगे तो विद्रोह होने की संभावना रहेगी, विद्रोह होगा, अवश्य होगा। तो जनजातीय लोगों ने विद्रोह किया और इसी में कुछ विशेष वर्ग, विशेष समूह के लोगों ने विद्रोह किया। तो इसीलिए आज का टॉपिक हमारा है जन एवं जनजातीय विद्रोह। जन मतलब समूह, लोग, लोगों का एक समूह, लोग। तो लोग मिलकर के समूह के रूप में विद्रोह करते हैं। तो उसमें हम लोग जन विद्रोह में जैसे देखेंगे सन्यासी विद्रोह देखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे फकीर विद्रोह देखेंगे, पागलपंथी विद्रोह, फरेजी विद्रोह, कूका विद्रोह, कूकी विद्रोह, पाइक विद्रोह। और इसी कड़ी में हम लोग कुछ जनजातियाँ जैसे भील जनजाति है, ये विद्रोह करती है। रामोसी, संथाली, संथाल परगना में होता है, मुंडा, ये सब कुछ जनजातियां हैं, नागा जनजाति। तो इन जनजातियों के समूह द्वारा भी विद्रोह किया जाता है। जब उनके आवास को या उनके द्वारा किए जा रहे आर्थिक क्रियाकलापों को अंग्रेज या वहाँ के जमींदार वर्ग शोषण करते थे या परेशान करते थे तो उनके खिलाफ क्या करते थे? ये लोग विद्रोह करते थे। तो भारत में ऐसे विद्रोह, मैंने जैसा कि बताया कि अंग्रेजों के बंगाल में इस्टेब्लिश होने के साथ साथ में ऐसे विद्रोह प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसा नहीं था कि जो है अंग्रेजों की स्थापना हुई तो उसके कुछ सैकड़ों साल बाद में विद्रोह हुआ है। अंग्रेज स्थापित हो जाते हैं 1757 के प्लासी के युद्ध से बंगाल में, और उसी के 2-4 साल के अंदर ही जो है बंगाल वाले क्षेत्र में विद्रोह देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इस कड़ी में हम लोग जो है मानचित्र की सहायता से देखेंगे। देखो, जब मानचित्र बना करके मानचित्र में हम अध्ययन करते हैं तो इससे पता चलता है कि कौन सा किस स्थान पर कौन से विद्रोह हुए हैं। तो भारत के मानचित्र से हम लोग पढ़ेंगे जनजाति और जन विद्रोह का अध्ययन करेंगे, जिससे कि ये जानकारी रहे कि कौन से क्षेत्र में विद्रोह हुए रहे, ठीक है। तो देखो, कम से कम मोटा मोटी सबको ये पता होना चाहिए कि भारत के मानचित्र में कौन से राज्य कहाँ हैं, जानकारी है ना ये, ठीक है। जैसे ये पूर्वोत्तर राज्य है, 7 सिस्टर्स का राज्य बोला जाता है, 7 बहनों का राज्य बोला जाता है ना इसको। और इसके अलावा दक्षिण भारत में आपके दक्कन के राज्य हैं, जिसमें महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, ये सब दक्कन के राज्य हैं, ठीक है। उत्तर भारत में तो पता ही है, कश्मीर से लेकर के और आपका मध्य प्रदेश तक का सब उत्तरी भारत के राज्य हैं। और पश्चिमी भारत में राजस्थान है, गुजरात है, ये सब। तो ये लोकेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो हम लोग देखेंगे जैसे कि सन्यासी विद्रोह एक जन विद्रोह था और ये विशेष करके एक धार्मिक समुदाय द्वारा किया जाने वाला विद्रोह था। और ये विद्रोह होता है 1763 से 1800 तक जो है चलता है। 1763, जैसा कि मैंने बताया कि भाई 1757 में बंगाल में जो है प्लासी का युद्ध हुआ और वहाँ पर बंगाल में इस्टेब्लिश हो गए जो है अंग्रेज। और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, उससे पहले ही शुरू हो जाता है 1763 में कौन सा विद्रोह? सन्यासी। तो सन्यासी आंदोलन या सन्यासी विद्रोह जो है ये कहाँ से संबंधित है? बंगाल से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? बंगाल से। अंग्रेजों ने क्या किया था कि कुछ इनके जो मंदिर वगैरह थे, तीर्थ स्थल जो थे, इनके हिंदू धर्म के लोगों के जो तीर्थ स्थल थे, उन तीर्थ स्थलों पर जो है टैक्स लगा दिया कि तीर्थ स्थल पर जो भी जो है हिंदू जाएगा उससे क्या लिया जाएगा? टैक्स लिया जाएगा। उनका मकसद ही था ज़्यादा से मात्रा में जो है राजस्व इकट्ठा करना। तो उन्होंने देखा कि हिंदू धर्म के ज़्यादातर लोग कहाँ जा रहे हैं? मंदिरों में जा रहे हैं, तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं।
तो तीर्थ कर लगाना शुरू कर दिया। और उस तीर्थ कर के विरोध में कुछ जो सन्यासी थे, जो फक्कड़ लोग थे, जो इधर उधर घूमा करते थे, उन फक्कड़ों ने मिल करके क्या किया, विद्रोह किया। तो इसीलिए इसको कहा जाता है सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह कहा जाता है। तो शुरुआत में सन्यासी विद्रोह में जो है शुरू में भारतीय हिंदू आते हैं और धीरे धीरे इसमें शामिल हो जाते हैं, कुछ मुस्लिम फक्कड़ फकीर भी शामिल हो जाते हैं। तो इसलिए ये भारत में एक ऐसा पहला विद्रोह देखने को मिलता है जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदाय के लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं अंग्रेजों के खिलाफ जो है, क्योंकि उनको लगा, मुस्लिम संप्रदाय के लोगों को भी लगा कि जब इनके तीर्थ पर टैक्स लगाया जा रहा है, तीर्थ यात्रा पर इनके टैक्स लगाया जा रहा है, तो आने वाले समय में हमारे भी जो है तीर्थाटन पर टैक्स लगाएंगे। तो इसीलिए इन लोगों ने मिलजुल करके हिस्सा लिया। ये शुरुआत तो हुआ था हिंदू सन्यासियों द्वारा। शुरुआत किसके माध्यम से हुआ था? हिंदू सन्यासियों के माध्यम से द्वारा, लेकिन बाद में इसमें जुड़ जाते हैं और मुस्लिम धर्म के लोग भी जुड़ जाते हैं। तो ये मोस्टली जो है बंगाल वाले क्षेत्र में जो है ये सन्यासी विद्रोह था। तो यहाँ से आपको जानकारी होनी चाहिए कि सन्यासी विद्रोह कहाँ होता है, बंगाल में होता है। और इस समय बंगाल में जो गवर्नर था वो कौन था? वारेन हेस्टिंग्स हुआ करता था। तो वारेन हेस्टिंग्स ने लास्ट में इस बंगाल के इस सन्यासी विद्रोह का क्या किया था? दमन किया था। तो प्रश्न यहाँ से भी आता है कि सन्यासी विद्रोह को दमन करने वाला, सन्यासी विद्रोह को अंततोगत्वा मतलब लास्टली खत्म करने वाला कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का आखिरी गवर्नर और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। ठीक है, कल हम लोग यही पढ़ेंगे, गवर्नर और गवर्नर जनरल के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो है उसने इस विद्रोह को दबाया था। अब सन्यासी विद्रोह से संबंधित एक जो है बंकिम चंद्र जो है व्यक्ति थे, लेखक थे, जिन्होंने एक किताब लिखी थी आनंद मठ। जिन्होंने किताब लिखी थी आनंद मठ। तो बंकिम चंद्र की किताब आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का जिक्र मिलता है। एक उपन्यास था, एक नॉवेल था। आनंद मठ क्या था? एक नॉवेल था, उपन्यास था, जो बंकिम चंद्र ने लिखी थी इस नॉवेल को। और इस नॉवेल में इन्होंने किसका जिक्र किया था? सन्यासी विद्रोह का। और उसी में इन्होंने एक गीत लिखा था, वंदे मातरम। कौन सा गीत लिखा था? वंदे मातरम। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, ये है ना। तो इसको किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने, या बंकिम चंद्र जो है क्या बोलते हैं, चटर्जी, या मतलब कि चटर्जी ही लगाते थे। तो बंकिम चंद्र चटर्जी इन्होंने लिखा था। और ये कौन सी किस नॉवेल में है? आनंद मठ। तो कौन से नॉवेल में है इसके जिक्र? आनंद मठ। तो प्रश्न यहाँ से भी आता है कि सन्यासी विद्रोह का जिक्र किस उपन्यास में, किस नॉवेल में मिलता है? तो कौन से नॉवेल में मिलता है? आनंद मठ में। और आनंद मठ किसकी रचना है? बंकिम चंद्र चटर्जी की। किसकी रचना है? बंकिम चंद्र चटर्जी की। ठीक, तो ये हो गया सन्यासी विद्रोह। इसी कड़ी में अब भाई मुस्लिम धर्म के जो है धार्मिक गुरु कैसे पीछे रहेंगे? तो उनके जो फक्कड़ फकीर थे उन्होंने भी एक विद्रोह शुरू कर दिया। इनके साथ तो थे ही, और साथ में अलग से भी एक फकीर विद्रोह शुरू हुआ 1776। इसी के 2-3 साल बाद ही शुरू हो गया 1776 में। कौन सा विद्रोह? फकीर विद्रोह। जो ये भी कहाँ था? बंगाल से संबंधित था। तो फकीर विद्रोह भी कहाँ से संबंधित है? बंगाल विद्रोह से संबंधित है। और इसके जो लीडर्स देखने को मिलते हैं, मजमून शाह और चिराग अली जैसे लीडर इसके नेतृत्वकर्ता देखने को मिलते हैं। थे तो बहुत सारे, लेकिन जो महत्वपूर्ण नाम है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उनका जिक्र यहाँ किया जा रहा है, जैसे मजमून शाह और चिराग अली। तो प्रश्न यहाँ से आता है कि मजमून शाह और चिराग अली किस आंदोलन से संबंधित थे? फकीर आंदोलन से संबंधित है। किस आंदोलन से संबंधित है? फकीर आंदोलन से या फकीर विद्रोह से। तो फकीर आंदोलन ये भी किस क्षेत्र से संबंधित है? बंगाल क्षेत्र से संबंधित है। ये भी किस क्षेत्र से? और ये किससे संबंधित है? ये मुस्लिम धार्मिक आंदोलन था। ये कैसा आंदोलन था? मुस्लिम धार्मिक आंदोलन था, जो कि इनके धर्म के खिलाफ अंग्रेज बहुत सारे ऐसे कार्य कर रहे थे। तो इसलिए अपनी धर्म की रक्षा के लिए मुस्लिम धर्म के लोग भी आंदोलन करते हैं, जिसको कहा गया फकीर विद्रोह। कौन सा विद्रोह? फकीर विद्रोह, जो बंगाल से संबंधित था। और इसी प्रकार से एक अन्य विद्रोह है पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह आपको असम में देखने को मिलेगा। कहाँ पर? असम राज्य में। यहाँ पर कौन सा राज्य है? असम है। तो असम राज्य से संबंधित कौन सा है? पागलपंथी। कौन सा विद्रोह? पागलपंथी। पंथी का मतलब क्या होता है? पंथ, नाथ, धर्म, संप्रदाय। एक संप्रदाय होता है। तो ये पागलपंथी ये क्या था? ये संप्रदाय था। तो पागलपंथियों द्वारा असम में जो है विद्रोह हुआ, और इसके प्रमुख जो नेतृत्व करता थे करम शाह और चिराग अली।
कौन थे? करमशाह और चिराग अली। और ये कब होता है? 1813 से 1831 तक। लेकिन ये सन महत्वपूर्ण नहीं है, ये सन महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए मैं यहाँ चर्चा नहीं कर रहा हूँ। बोर्ड पे लिख जरूर दिया है। तो आपको ध्यान रखना है कि पागलपंथी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? असम राज्य में हुआ था। किस क्षेत्र में हुआ था? असम राज्य में हुआ था। और इसका नेतृत्वकर्ता कौन था? करमशाह और चिराग अली। तो करमशाह और चिराग अली इन्होंने नेतृत्व प्रदान किया था कौन से विद्रोह को? पागलपंथी। तो पागलपंथी विद्रोह जो कि असम से संबंधित है, ठीक। और इसी प्रकार से फरेजी विद्रोह, यहाँ पर फरेजी, फर्जी नहीं, फर्जी शब्द नहीं है, क्या है? फरेजी। तो फरेजी विद्रोह ये भी संबंधित है बंगाल से। 1820 और 58 तक चला ये जो है 1857 की क्रांति तक चला था। फरेजी विद्रोह 1857 की क्रांति तक चला था। और ये भी कहाँ संबंधित है? बंगाल से। ये भी कहाँ संबंधित है? बंगाल से। तो फरेजी विद्रोह भी बंगाल से संबंधित है, ठीक है। ये चला था 1820 से लेकर के और 58 तक, 1820 से 58 तक चला था, ठीक है। और अगर इसके नेतृत्वकर्ता की बात करें तो शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ। शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ। तो दो लोगों का नाम आपको याद रखना है, दादू मियाँ या कहीं कहीं दुद्दू मियाँ भी नाम मिलता है। दुद्दू मियाँ, दूधू मियाँ, दादू मियाँ या शरीयतुल्लाह। तो इन्होंने नेतृत्व किया था कौन से विद्रोह को? फरेजी विद्रोह को। फर्जी विद्रोह नहीं, कौन सा विद्रोह? फरेजी विद्रोह। और कहाँ पे हुआ था ये विद्रोह? बंगाल वाले क्षेत्र में। कहाँ पर हुआ था? बंगाल वाले क्षेत्र में। तो इसका नेतृत्वकर्ता किसने किया था? शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ या दुद्दू मियाँ, ठीक है। तो ये भी एक विद्रोह था जो अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था। और इसके अलावा पंजाब में एक विद्रोह हुआ था, कूका विद्रोह। पंजाब में कौन सा विद्रोह हुआ था? कूका। जैसा कि आपको पता है पंजाब राज्य जो है उस समय पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था, ठीक है। तो पाकिस्तान में भी पंजाब था और भारत में भी, आज भी भारत में पंजाब है, पाकिस्तान में पंजाब है। तो कूका विद्रोह कहाँ पर हुआ था? पंजाब में हुआ था। कूका विद्रोह के नेतृत्व करता थे भगत जवाहर मल और राम सिंह। कौन थे? भगत जवाहर मल। भगत जवाहर मल। किताबों में आपको केवल यही नाम मिलेगा, भगत जवाहर मल। लेकिन एक राम सिंह भी बाद में इस कूका आंदोलन में शामिल होते हैं। कौन से? राम सिंह। तो भगत जवाहर मल और बाद में इसका नेतृत्वकर्ता कौन होते हैं? राम सिंह। तो यहाँ से IAS में शायद एक बार प्रश्न भी आया था, उसमें दे दिया था आपका गुरु गोविंद सिंह, राम सिंह, अर्जुन सिंह। तो किसने कूका आंदोलन का नेतृत्व किया था? राम सिंह ने। और ये कहाँ से संबंधित है? पंजाब से संबंधित है कूका आंदोलन। और ये भी एक कैसा था? सामाजिक धार्मिक आंदोलन था। धार्मिक आंदोलन था, सिखों का आंदोलन था कूका आंदोलन। पंजाब से संबंधित है तो सिख धर्म का आंदोलन था। और ये कब होता है? 1860 से लेकर के 1870 तक। क्योंकि ये भी एक जो है आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ था। उसके अंग्रेजों की मतलब कूका जो आंदोलन था, पंजाब के जो सिख संप्रदाय थे उनके विरुद्ध जो है अंग्रेज षड्यंत्र कर रहे थे, तो उसके खिलाफ था। और कूका तो पश्चिम में हुआ, पंजाब में हुआ। और इसके पूरब में एक आंदोलन होता है कूकी आंदोलन। हाँ, तो दोनों याद रखना है आपको। कूका तो पश्चिम में होता है और कूकी कहाँ होता है? पूरब में। कूकी आंदोलन आपका होता है जो है मणिपुर और त्रिपुरा में। कहाँ होता है? मणिपुर और त्रिपुरा में। तो याद रखना है कूकी आंदोलन। और कूकी आंदोलन क्यों करते हैं आदिवासी? ये वाला क्षेत्र जो है मणिपुर और त्रिपुरा वाला क्षेत्र है, यहाँ पर कौन सा आंदोलन होता है? कूकी आंदोलन। मणिपुर और त्रिपुरा, दो राज्यों के नाम याद रखना है, मणिपुर और त्रिपुरा। ये कौन सा आंदोलन होता है? कूकी आंदोलन, ठीक है। ये पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर एक कृषि की जाती है, झूमिंग कृषि। कौन सी कृषि की जाती है? झूमिंग कृषि। और अंग्रेजों ने झूमिंग कृषि पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया था। अंग्रेजों ने झूमिंग कृषि पर प्रतिबंध लगा दिया। झूमिंग कृषि में क्या होता है? झूमते नाचते गाजते कृषि करते हैं, तभी तो इसका नाम पड़ गया झूमिंग कृषि। झूमते नाचते मतलब कैसे? खेती कर रहे हैं, इनका खेत ही बदलता रहता है। इनका क्या बदलता रहता है? खेत। आदमी खेती करता है तो अनाज बदलेगा, खेत में क्या बदलता है? अनाज, शस्यावर्तन करता है। हाँ, लेकिन इन्होंने क्या किया? जगह बदलते थे, क्योंकि जंगली क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ पे जो है जंगल है, झाड़ियाँ हैं, तो और इसके अलावा ढलान युक्त जमीन है। तो आज भी जो है असम वाले क्षेत्र में, पूर्वोत्तर राज्यों में झूमिंग कृषि की जाती है। झूमिंग कृषि में क्या होता है? खेत का ही परिवर्तन कर देते हैं। वो जमीन जो है पहले तो क्या करते हैं? जंगल को काट देते हैं, जंगल को काट देते हैं और काट करके फिर उसके बाद में उसमें सूख जाता है तो आग लगा देते हैं।
तो इसीलिए उसको कहते हैं कर्तन और दहन कृषि। झूमिंग कृषि का दूसरा नाम क्या है? कर्तन और दहन। कर्तन मतलब काटना और दहन मतलब जलाना। और जब जल जाता है तो वो राख क्या बन जाता है? खाद का काम करता है। राख किसका काम करता है? खाद का। उसके बाद में उसे फसल करते हैं। और भाई राख जलाएंगे तो कुछ कीटाणु भी मर जाते हैं उसमें, तो बहुत ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन नहीं होती है। तो कुछ वर्ष तक फसल करेंगे, उसके बाद में फसल वो 2-4 साल बाद में ज़मीन क्या हो जाएगी? अनुपजाऊ हो जाएगी। फिर कहते हैं आगे चलते हैं, जो है ज़मीन तो सरकार की तो है नहीं, ज़मीन तो ईश्वर ने दिया है और वहाँ सरकार का हस्तक्षेप भी नहीं रहता है जंगली इलाकों में। तो फिर आगे जाकर वहाँ भी जंगल को काटते हैं, फिर वहाँ खेती करते हैं, जब तक इधर 5-6 साल बाद इधर फिर नए जो है पेड़ पौधे उगाते हैं उस वाले क्षेत्र में। तो ऐसे करके ये खेत को ही बदलते रहते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं झूमिंग कृषि। इसके अलग अलग नाम है दुनिया में, सब जगह कई जगह होते हैं झूमिंग कृषि, पर्वतीय क्षेत्रों में, ठीक है। तो अलग अलग जगह अलग अलग नाम है, तो वो हम लोग भूगोल पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे। तो मणिपुर में कुकी आंदोलन किस लिए होता है? झूमिंग कृषि को प्रतिबंध करने के खिलाफ। अंग्रेज झूमिंग कृषि को क्या कर देते हैं? प्रतिबंध कर देते हैं, क्योंकि अंग्रेज लकड़ी काट रहे थे और लकड़ी को जला दे रहे थे जो है यहाँ के आदिवासी। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई तुम झूमिंग कृषि नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम जंगल को जलाते हो। तो जंगल को जलाते हो इसलिए तुम्हारे झूमिंग कृषि पे क्या लगाएंगे? प्रतिबंध। तो मणिपुर और त्रिपुरा में होने वाला आंदोलन कौन सा था? कुकी आंदोलन। और पंजाब में आंदोलन कौन सा हुआ था? कूका आंदोलन। राम सिंह और भगत जवाहर मल। राम सिंह और भगत जवाहर मल, ठीक है। और ये कोई विशेष इसमें नाम नहीं मिलता है, इसलिए यहाँ से प्रश्न नहीं आता है, लेकिन आप कुकी आंदोलन को याद रखना, ये मणिपुर और त्रिपुरा से संबंधित है। इसके बाद में है पाइक विद्रोह। ये बहुत महत्वपूर्ण विद्रोह है, कई बार प्रश्न आ चुका है। उड़ीसा वाले क्षेत्र में एक विद्रोह होता है पाइक विद्रोह। कौन सा विद्रोह होता है? पाइक विद्रोह। ये प्रथम सैन्य विद्रोह था। पाइक विद्रोह जो है पहला भारत का क्या था? सैन्य विद्रोह। 1857 का विद्रोह कैसा था? वो भी एक सैन्य विद्रोह था। और ये 1817 में होने वाला उड़ीसा का पहला सैन्य विद्रोह, जो भारत का पहला सैन्य विद्रोह था। हाँ, क्लास लग रही है, बच्चे तैयारी कर रहे हैं, पढ़ा बस नौकरी मिल जाए बच्चों को, इसलिए लगे हुए हैं इस क्षेत्र। नहीं 12 क्या, इसमें जो बच्चे जागरूक हैं, कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, सब पढ़ सकते हैं। अब हाई स्कूल के बच्चे अगर पढ़ना है उनको तो पढ़ सकते हैं, मैं मना थोड़े नहीं करूँगा, लेकिन हाई स्कूल के बच्चों को समझ कितनी आएगी? क्योंकि इसमें हाँ इसमें मतलब सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, ठीक है। जो कंपटीशन मतलब नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को पढ़ाते हैं यहाँ पर। तो कुछ बच्चे जो इंटर में पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको भी आगे जा कर के बैठना है कंपटीशन में। और इसके अलावा जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, वो भी बच्चे पढ़ सकते हैं। हाँ, तो जो बच्चे हों अपने रिश्तेदार में, गांव में, घर में, परिवार में। अच्छा अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ रही है? अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो देख लेंगे, पढ़ने में इच्छा होगी तो बैठा देना, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो हर सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, इसमें साइंस भी पढ़ाते हैं, इतिहास, भूगोल ना। टाइम टेबल वैसे तो छुट्टी के बाद पढ़ाते हैं 1 बजे से, अभी तो फिलहाल, लेकिन अभी आजकल छुट्टी थी तो जल्दी बुला लिए, ठीक है। तो वैसे तो छुट्टी के बाद रखते हैं, ठीक है, स्कूल की छुट्टी के बाद रखते हैं जो भी। तो 2 क्लास लेते हैं। भेज सकते हैं कि नहीं? नहीं, भेज सकते हो, कोई भेज दो, कोई दिक्कत नहीं। फ्री ऑफ कास्ट है बिल्कुल, जो है कोई पैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं है। और टेस्ट कराते हैं समय समय पर, महीने में कम से कम 1 टेस्ट कराते हैं। और इसके अलावा जो है मतलब नोट्स बनवाते हैं, नोट्स बना के बच्चों को देते हैं, सारा काम है सब। ठीक है, भेज। नमस्कार नमस्कार। तो हम लोग कहाँ पाइक विद्रोह को देख रहे थे। तो पाइक विद्रोह कहाँ से संबंधित है? उड़ीसा से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा से। और ये 1817 में प्रारंभ होता है, 1875 तक चलता है। तो ये भारत का पहला सैन्य विद्रोह था, भारत का पहला सैन्य। तो पाइक मोस्टली क्या थे? ये सैनिक थी, सैनिकों की टुकड़ी थी। और उड़ीसा में इन्होंने विद्रोह किया था जगबंधु के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? जगबंधु के नेतृत्व में। तो याद रखना है आपको, पाइक विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था? जगबंधु। इस पर शायद कोई एक मूवी भी आई है, एक पिक्चर भी आई है, मुझे ध्यान नहीं है किस नाम से आई है,
पाइका करके ही शायद मूवी का नाम है, पाइक या पाइका दोनों नाम रहता है विद्रोह का। तो पाइक विद्रोह जगबंधु से संबंधित है और ये उड़ीसा से, जब शायद मूवी आई थी इसी दौरान आईएएस में प्रश्न भी आया था पाइक विद्रोह का, ये किस राज्य से संबंधित है। क्योंकि ये छोटे छोटे विद्रोह हैं, इस पर ज़्यादा कहीं जिक्र नहीं मिलता, लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो प्रश्न ऐसे पूछ लेता है। तो आपको याद रखना है पाइका विद्रोह या पाइक विद्रोह उड़ीसा राज्य से संबंधित है और ये 1817 में शुरू हुआ था और इसका नेतृत्वकर्ता कौन था? जगबंधु। और एक कैसा सैन्य विद्रोह था, ये कैसा है? एक सैन्य टुकड़ी का विद्रोह था। ठीक। और पाइक के अलावा जो है भील एक जो है राजस्थान और महाराष्ट्र की जनजाति है, भील जनजाति है ना, तो भील जनजातियों का विद्रोह होता है कहाँ पर? राजस्थान वाले क्षेत्र में और महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। तो हम लोग देखेंगे राजस्थान और महाराष्ट्र में एक विद्रोह होता है भील विद्रोह। ये है आपका भारत का नक्शा और यहाँ पर है राजस्थान, ये कौन सा राज्य है यहाँ पर? राजस्थान। और यहाँ पर है महाराष्ट्र। तो भील विद्रोह राजस्थान और महाराष्ट्र से संबंधित है। भील विद्रोह कहाँ? दोनों जगह होता है, राजस्थान में भी और महाराष्ट्र में। ठीक है। और ये विद्रोह होता है 1818 से 1821 तक चलता है, 1921 तक। तो ये बहुत लंबा समय तक चलता है, लगभग 100 वर्ष तक चलता है भील विद्रोह। तो ये एक निश्चित मतलब व्यक्ति नहीं इसके अंदर जो है नेतृत्व करते हैं, समय समय पर नेतृत्वकर्ता बदल जाते हैं। जैसे अगर राजस्थान की बात करें तो यहाँ से दौलत सिंह ने नेतृत्व प्रदान किया था। किसने? दौलत सिंह ने। और महाराष्ट्र से बात करें तो सेवरम ने नेतृत्व प्रदान किया था। किसने? सेवरम। ये तो नाम मैं स्पेशल वो ले रहा हूँ जो परीक्षा में पूछे गए हैं, लेकिन 100 ईयर्स तक चला था ना, 1818 से लेकर 1921 तक। 1920-21 में भारत में गांधी जी का एक आंदोलन चलता है, क्या नाम था? असहयोग आंदोलन। ठीक है। तो असहयोग आंदोलन के समय तक चला ये विद्रोह। तो भील विद्रोह लगभग सबसे लंबे समय तक चलने वाला विद्रोह था और ये 2 राज्यों में देखने को मिलता है, राजस्थान में भी और महाराष्ट्र में भी। राजस्थान से दौलत सिंह ने इसका नेतृत्व प्रदान किया था और महाराष्ट्र से सेवरम या सेवाराम, कुछ भी जो है कह सकते हो, सेवरम या सेवाराम नाम कर सकते हो। तो सेवरम या सेवाराम ने जो है इस आंदोलन का क्या किया था? नेतृत्व किया था भील विद्रोह। ठीक है। और इसके अलावा रामोशी विद्रोह है, महाराष्ट्र में ही एक विद्रोह हुआ था, रामोशी विद्रोह। महाराष्ट्र में एक विद्रोह हुआ था, रामोशी विद्रोह। ठीक है। तो रामोशी विद्रोह भी कहाँ संबंधित है? महाराष्ट्र संबंधित है। 1822 और 41 में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता थे चित्तर सिंह। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? चित्तर सिंह। ठीक है। तो रामोशी विद्रोह चित्तर सिंह के नेतृत्व में महाराष्ट्र में होता है। कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। रामोशी विद्रोह, कौन सा विद्रोह? रामोशी विद्रोह। नेतृत्वकर्ता कौन थे? चित्तर सिंह। ठीक है। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह संथाल विद्रोह। मैंने बताया था कि संथाल विद्रोह जो है ये 1857 के विद्रोह से पहले होने वाला विद्रोह था। 1857 से जस्ट पहले हुआ था, 1 आध साल पहले हुआ था। 1855 और 56 में देखने को मिलता है। कौन सा? संथाल विद्रोह। और 1857 के बाद कौन सा विद्रोह हुआ था? नील विद्रोह। ये प्रश्न यहाँ से आ चुके हैं कि 1857 के जस्ट बाद होने वाला कौन सा विद्रोह था? नील विद्रोह, कल मैंने पढ़ाया था। और 1857 से जस्ट पहले होने वाला कौन सा विद्रोह था? संथाल विद्रोह। तो संथाल विद्रोह, और ये संथाल एक जनजातियाँ थी संथाली। तो ये मोस्टली कहाँ से संबंधित है? बिहार और उड़ीसा वाले बिहार और बंगाल वाले क्षेत्र में। तो बिहार और बंगाल वाले क्षेत्र में कौन सा विद्रोह होता है? संथाल विद्रोह। बिहार और बंगाल, वो पूरा बिहार बंगाल ही था ना, बंगाल को में ही बिहार भी शामिल था, उड़ीसा भी शामिल था, ये सारे राज्य शामिल थे। तो बिहार वाले क्षेत्र में और बंगाल वाले क्षेत्र में कौन सा देखने को मिलता है? संथाल विद्रोह। और इसमें 4 ब्रदर्स मिलकर के इस विद्रोह को जो है नेतृत्व प्रदान करते हैं। सिद्धू, कान्हू और इसके अलावा चांद और भैरव। सिद्धू, कान्हू और यही नाम ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सिद्धू और कान्हू। और इसके अलावा कभी कभी मिल जाता है चांद का भी नाम और भैरव का नाम। ठीक है। तो भैरव याद रखना है, चांद का भी नाम याद रखना है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नाम क्या है? सिद्धू और कान्हू। तो संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? सिद्धू और कान्हू महत्वपूर्ण, और बाकी चांद और भैरव, ये चारों क्या थे? ब्रदर्स थे, भाई थे। तो इन 4 बंधुओं ने मिलकर के संथाल विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था, जो 1857 के विद्रोह से जस्ट पहले होता है। अब ये भी एक जो है आदिवासी जनजातीय विद्रोह था। ये भी कैसा विद्रोह था? जनजातीय विद्रोह था। तो ये विद्रोह क्यों होता है? क्योंकि इस क्षेत्र में जमींदारी प्रथा बहुत तेजी से उभर रही थी और जमींदार को ये लोग कहते थे दिकू। क्या कहते थे? दिकू कहते थे। जमींदार को ये कहते थे दिकू।
तो इन्होंने दिकुओं के खिलाफ विद्रोह शुरू किया। किसके खिलाफ? दिकुओं के खिलाफ। और जमींदारों के जो है संरक्षण में अंग्रेज उतर आए। जमींदारों के संरक्षण, क्योंकि जमींदारी प्रथा को बनाया किसने था? अंग्रेजों ने। क्यों बनाया था? क्योंकि उनसे लगान वसूल करते थे, और जमींदार किससे लगान वसूल करते थे? किसानों से। ठीक है। और यहाँ पर जो खेती की पूरी व्यवस्था थी, खेती की पूरी व्यवस्था परिवर्तित कर दिया था आदिवासी क्षेत्रों में अंग्रेजों ने। ठीक है। राजस्व व्यवस्था पूरी परिवर्तित कर दिया था। तो सिद्धू और कान्हू ने, इन्होंने कहा हमको सपना आया है, हमको एक सपना आया है सोते समय, और अपने आदिवासी जनजातियों को इकट्ठा किया कि ईश्वर ने हमको दर्शन दिए हैं और कहे हैं तुम ही ठाकुर हो। तुम क्या हो? ठाकुर हो। और ये भारत राज्य जो है, यहाँ पर गोरे राज्य नहीं करेंगे, गोरे शासन नहीं करेंगे, अंग्रेज शासन नहीं करेंगे, बल्कि ये किसका राज्य है? ठाकुरों का राज्य है। किसका राज्य है? ठाकुरों का। तो हमको जो है ईश्वर ने जो है संदेश दिया है, कहा है तुम हमारे नेतृत्व करता हो, ईश्वर के अंडर में जो है तुमको लड़ाई करना है गोरों से और दिकुओं के खिलाफ। किसके खिलाफ? दिकुओं के और गोरों के खिलाफ। क्योंकि ये देश किसका है? ठाकुरों का है। देश किसका है? ठाकुरों का है। ठाकुर मतलब ईश्वर। तो ईश्वर का देश है, और ईश्वर अपने आप को किसने? सिद्धू और कान्हू ने कहा कि हमको ईश्वर ने दर्शन दिया है और कहा है कि हमारे अंदर ठाकुर जी हैं। हमारे अंदर कौन है? ठाकुर जी हैं। और हम जो है पूरी ज़मीन को लाल कर देंगे दिकुओं की रक्त से और गोरों के रक्त से, पूरे ज़मीन को लाल कर देंगे। तो ऐसा खड़े होकर के और नेतृत्व करते हैं अपने समूह में, जनजातीय समूह में। तो सभी लेकर के डंडा और लाठी डंडा, धनुष, तीर, कमान सब लेकर के चल देते हैं विद्रोह करने। तो ये विद्रोह जो है इस तरीके से बंगाल और बिहार वाले क्षेत्र में विद्रोह होता है सिद्धू और कान्हू, चांद और भैरव के नेतृत्व में। तो ये महत्वपूर्ण विद्रोह है। कौन सा? संथाल विद्रोह। ठीक है। और इसके अलावा मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह, मुंडा भी एक जनजातियाँ थी। ठीक है। और इसका नेतृत्व प्रदान करते हैं बिरसा मुंडा। इसका नेतृत्व कौन प्रदान करते हैं? बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा ये भी जो है आपका झारखंड वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। ये भी कहाँ पर देखने को मिलता है? झारखंड वाले क्षेत्र में। झारखंड में छोटा नागपुर का पठार है। एक स्थान कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार। ये वाला क्षेत्र है छोटा नागपुर का पठार। ठीक है। तो छोटा नागपुर का पठार में ये विद्रोह देखने को मिलता है। कौन सा? मुंडा विद्रोह। कौन सा विद्रोह? मुंडा विद्रोह। तो इसका नेतृत्व करता है बिरसा मुंडा। कौन सा मुंडा? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा के कई जो है इसके उपनाम हैं। जैसे एक उपनाम है जगत पिता, इनको कहा गया है जगत पिता। तो प्रश्न यहाँ से भी आता है कि बिरसा मुंडा जगत पिता किसको कहा गया है? बिरसा मुंडा को। या फिर धरती आबा, धरणी आबा या धरती आबा, धरणी आबा, धरणी आबा या धरती आबा किसको कहा गया है? बिरसा मुंडा को। तो बिरसा मुंडा ने नेतृत्व प्रदान किया था किसको? मुंडा विद्रोह को। किसको नेतृत्व प्रदान किया था? मुंडा विद्रोह को। पहले इनको भी जो है दर्शन हुए थे ईश्वर के, इनको भी ईश्वर के दर्शन हुए थे। इन्होंने भी कहा था कि अपनी ज़मीन को दिकुओं से मुक्त कर देंगे। दिकु मतलब जमींदारों से मुक्त कर देंगे, और जो हमारी लड़ाई में, हमारे और जमींदारों के खिलाफ लड़ाई में जो भी आएगा उसे भी रक्त रंजित करेंगे। तो इसके जमींदारों के पक्ष में उतरते हैं कौन? अंग्रेज। तो अंग्रेजों से भी इनकी सीधे लड़ाई होती है। तो बिरसा मुंडा, आज भी आप जाओगे झारखंड राज्य में, तो झारखंड राज्य में तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, मेडिकल संस्थान हैं। किसके नाम से मिलेंगे? बिरसा मुंडा के नाम से मिलेंगे। बिरसा मुंडा के नाम से मिलेंगे। और झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। कौन सी राजधानी है? रांची। ठीक है। तो रांची में बिरसा मुंडा का जो है कई आपको उनके जो है वो मिल जाएंगे, आदमकद जो है प्रतिमाएं मिल जाएंगी चौराहों पर बनी हुई। जैसे हम आगरा में देखते हैं ना, अपना जो है प्रतापपुरे चौराहे पे कौन से रानी अवंतीबाई, वो उसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं ये रानी लक्ष्मीबाई की वो है मूर्ति है, लेकिन वो किसकी है? रानी अवंतीबाई की तस्वीर मूर्ति है। ठीक है। तो इसीलिए उसको अवंतीबाई चौराहा भी कहते हैं, प्रतापपुर चौराहे को अवंतीबाई चौराहा कहते हैं। तो ऐसे ही इसी प्रकार से बिरसा मुंडा का भी क्या मिल जाएगा आपको? जो है मूर्तियाँ मिल जाएंगी। कहाँ पर? झारखंड में। तो झारखंड से संबंधित है कौन? बिरसा मुंडा। और इनके जो है उपनाम कौन क्या क्या थे? जगत पिता और धरणी आबा या धरती आबा, धरती आबा, धरणी आबा या जगत पिता। ठीक है। तो मुंडा, और इसी विद्रोह को उलगुलान विद्रोह भी कहा गया है। इसका दूसरा नाम क्या है? उलगुलान। तो जो है यहाँ से भी प्रश्न आता है, मुंडा कभी पूछ लेगा उलगुलान विद्रोह, उलगुलान विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आप कहोगे उलगुलान विद्रोह तो सर ने बताया नहीं था, इसलिए बता दे रहा हूँ। मुंडा विद्रोह को उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
उलगुलान विद्रोह, और इसका नेतृत्व करता भी बिरसा मुंडा था, क्योंकि नाम विद्रोह तो एक ही है, नाम इसके अलग अलग हो गए दो, मुंडा विद्रोह और उलगुलान विद्रोह। ठीक है, तो ये 1895 से 1901 तक चलता है। बाद में 1900 के आसपास जो है बिरसा मुंडा को पकड़ करके और फांसी दे दी जाती है, तो ये विद्रोह फिर धीरे धीरे बंद हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक, और इसके अलावा नागा विद्रोह देखने को मिलता है हमको। नागा विद्रोह जो है आपको नागालैंड वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है, नाम ही है नागालैंड और मणिपुर वाले क्षेत्र में। तो नागालैंड और मणिपुर वाले क्षेत्र में कौन सा विद्रोह देखने को मिलता है? नागा विद्रोह। तो नागा एक जनजाति है, ठीक है, और ये मोस्टली जो है पूर्वोत्तर राज्य में रहती है। तो यहाँ पर जो है नागालैंड राज्य में और त्रिपुरा राज्य में देखने को मणिपुर, त्रिपुरा भी कभी कभी आता है, वैसे मणिपुर जो है नागालैंड और मणिपुर राज्य में ये विद्रोह देखने को मिलता है। कौन सा? नागा विद्रोह। और नागा विद्रोह को जियारलांग विद्रोह भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? जियारलांग, जियारलांग। ठीक है, तो ये नाम याद रखना है। जिया तरंग, कहीं कहीं पर नाम मिलता है जिया तरंग, ठीक है, जिया तरंग या जियारलांग या जो है आपका नागा विद्रोह, तीनों नाम आपको याद रखना है। नागा विद्रोह, जियारलांग, जिया तरंग। और ये कहाँ संबंधित है? नागालैंड और मणिपुर से। तो इसको सबसे पहले जो है जदोनांग नामक एक व्यक्ति जो है यहाँ का नागा जो है जनजाति का एक मुखिया था, जदोनांग। कौन था? जदोनांग। तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपको नाम याद रखना है, दिमाग में बैठा लो कि इसका नेतृत्व पहले प्रदान किसने किया? जदोनांग ने। ये शुरू होता है 1917 और 32 तक चलता है। तो शुरुआत में नेतृत्व किसने प्रदान किया था? जदोनांग ने। जदोनांग को 1931 में अंग्रेज फांसी पर लटका देते हैं। अंग्रेज क्या कर देते हैं? फांसी पर लटका देते हैं। तो 1932 में कमान संभालती है 17 वर्षीय इनकी छोटी बहन। इनकी एक बहन थी गाई डेनल्यू, ये नाम याद, गाई डेनल्यू, ठीक है, गाई डेनल्यू। इनकी एक छोटी बहन थी 17 वर्षीय, गाई डेनल्यू। तो गाई डेनल्यू जो है नेतृत्व प्रदान करती किसको? नागा विद्रोह को 1932 में। और 1931-32 में भारत में एक विद्रोह आंदोलन चल रहा था गांधी जी के नेतृत्व में, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो पूरब का सविनय अवज्ञा आंदोलन किसको कहा गया है? नागा विद्रोह को। इन्होंने, गाई डेनल्यू ने इस आंदोलन को सविनय अवज्ञा आंदोलन से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया? सविनय, गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन से गाई डेनल्यू ने। और गाई डेनल्यू मात्र 16-17 साल की बच्ची थी और इसने जो है इसके नेतृत्व में ये विद्रोह हुआ था। तो आपको गाई डेनल्यू का नाम याद रखना। जदोनांग का नाम भूल भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गाई डेनल्यू का नाम आपको याद रखना है। गाई डेनल्यू को अंग्रेज पकड़ करके जेल में डाल देते हैं। जवाहरलाल नेहरू उनसे मिलने जाते हैं जेल में। किससे? गाई डेनल्यू से। तो गाई डेनल्यू को रानी की उपाधि देते हैं। किसकी उपाधि देते हैं? रानी की। तो रानी गाई डेनल्यू ये कही जाती है। क्या कही जाती है? रानी गाई डेनल्यू। भारत सरकार ने इसको पद्म भूषण की जो है पुरस्कार भी प्रदान किया। पद्म भूषण पुरस्कार भी दिया था भारत सरकार ने आज़ाद होने के बाद में। तो रानी गाई डेनल्यू, इनका नाम याद रखना है। कहाँ संबंधित है? नागालैंड और मणिपुर से संबंधित है। और किस विद्रोह को नेतृत्व किया था? नागा विद्रोह को। और नागा विद्रोह किससे संबंधित था? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। किस विद्रोह से? सविनय, किस आंदोलन से? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। क्योंकि 1931-32 में भारत में क्या चल रहा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो अपने आंदोलन को गाई डेनल्यू ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में परिवर्तित कर दिया था। तो पूरब का सविनय अवज्ञा आंदोलन किसको कहा गया है? नागा विद्रोह को। तो प्रश्न ऐसे अभी आया नहीं कभी, लेकिन प्रश्न ऐसा पूछ सकता है कि पूर्वी भारत का सविनय अवज्ञा आंदोलन किसको कहा गया है? नागा विद्रोह। तो प्रश्न ऐसा भी आ सकता है, ठीक। और इसी का दूसरा नाम क्या था? जियारलांग आंदोलन। आईएएस में आया हुआ प्रश्न है जियारलांग। तो जियारलांग आंदोलन इसी को कहा गया है किसको? नागा आंदोलन, ठीक। और इसके अलावा ताना भगत या इसी को उराव आंदोलन भी कहा गया है। ताना भगत जो कि झारखंड वाले क्षेत्र में ये ताना भगत आंदोलन होता है, ठीक है। कहाँ पर? झारखंड वाले क्षेत्र में। कौन सा आंदोलन? ताना भगत, ठीक है। ताना भगत झारखंड वाले क्षेत्र में, ठीक है। और इसके नेतृत्वकर्ता थे आपके जतरा भगत। कौन थे? जतरा भगत। ये 2-4 बार आप इसको रिवाइज करोगे तो याद हो जाएगा। ताना भगत का नेतृत्वकर्ता कौन था? जतरा भगत। और किस क्षेत्र से संबंधित था? झारखंड, वही छोटा नागपुर वाला क्षेत्र, झारखंड छोटा नागपुर वाला क्षेत्र। तो ताना भगत, इसको उराव विद्रोह भी कहा गया। दूसरा नाम क्या है? उराव विद्रोह। दूसरा नाम क्या है इसका?
उराव विद्रोह। और ये भारत में चालू होता है 1914 से 20 तक चलता है, लगभग 1914 से 20 तक। और भारत में 1920 में एक आंदोलन गांधी चला रहे थे, कौन सा? असहयोग आंदोलन। तो ताना भगत असहयोग आंदोलन का समकालीन था या असहयोग आंदोलन में शामिल भी हो गया था। जैसे पूरब में सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा कौन था? नागा विद्रोह। तो इसी तरीके से झारखंड वाले क्षेत्र में असहयोग आंदोलन का जो है समकालीन या असहयोग आंदोलन के जो है साथ मिल करके आंदोलन करने वाला कौन सा विद्रोह था? ताना भगत। तो ताना भगत असहयोग आंदोलन के साथ चलता है, असहयोग आंदोलन में मिल जाता है, असहयोग आंदोलन में मिल जाता है। और इसका नेतृत्व किसने प्रदान किया? जतरा भगत ने। किसने प्रदान किया? जतरा भगत ने। और ये झारखंड से संबंधित है। और इसका दूसरा नाम क्या है? उराव विद्रोह। दूसरा नाम क्या है? उराव विद्रोह। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अहोम विद्रोह, अहोम से असम याद रखो। अहोम से क्या नाम याद रखोगे? असम। तो असम राज्य में एक विद्रोह होता है जिसका नाम है अहोम विद्रोह। असम राज्य में एक विद्रोह होता है जिसका नाम है अहोम विद्रोह। और अहोम विद्रोह जो है गोधर कुंवर सिंह करते हैं। कौन इसका नेतृत्व करते हैं? गोधर कुंवर। ये मिलान करने के लिए कि आ जाता है, ठीक है, इनको आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है। अहोम किस राज्य से है बस इतना याद रखो, असम। और नेतृत्व करता कौन था? गोधर कुंवर। कौन? गोधर कुंवर। और अहोम से असम याद रख लो, बस याद हो जाएगा। अहोम असम राज्य, गोधर कुंवर। नेतृत्व करता कौन? गोधर कुंवर। और इसके अलावा आंध्र प्रदेश में एक विद्रोह होता है रंपा विद्रोह। आंध्र प्रदेश यहाँ पर है ना, ये वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर कौन सा विद्रोह होता है? रंपा। राजू रंपा इसके नेतृत्व करता थे। कौन थे? राजू रंपा या फिर अल्लूरी सीताराम। अल्लूरी सीताराम, राजू रंपा का बेटा अल्लूरी सीताराम। तो इन दोनों ने मिलकर के जो है आंध्र प्रदेश में अंग्रेजों के खिलाफ एक विद्रोह चलाया था, रंपा। तो रंपा नाम से ही याद रखो, रंपा दक्षिण का ही विद्रोह होगा। रंपा जैसे नाम है तो कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। रंपा मतलब आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का विद्रोह रंपा विद्रोह। और खासी, मेघालय राज्य में 3 प्रमुख जनजातियां हैं और पहाड़ियां भी हैं, गारो, खासी और जैनतिया। गारो, खासी और जैनतिया पहाड़ियों में बादल टकरा करके क्या कराती हैं? वर्षा कराती हैं। और वहीं पर स्थित है चेरापूंजी और मौसिन राम। गारो, खासी, जैनतिया इस तरीके से पहाड़ी है। और इसका नाम क्यों पड़ा गारो, खासी, जैनतिया? क्योंकि यहाँ पर जनजातियाँ रहती, गारो जनजाति, खासी जनजाति और जैनतिया जनजाति। तो इनके नाम पर इन पहाड़ियों का नाम क्या पड़ गया? गारो, खासी। और ये मेघालय में, मेघालय, मेघ का मतलब क्या होता है? बादल। और आलय का मतलब घर। तो मेघों का घर कौन है? मेघालय है। दुनिया का सबसे अधिक वर्षा वाला अगर कोई राज्य है तो कौन सा राज्य है? मेघालय। और दुनिया का सबसे अधिक वर्षा वाला कोई क्षेत्र है तो कौन सा है? चेरापूंजी। और दुनिया का सबसे अधिक वर्षा वाला कोई गांव है तो कौन सा है? मौसिन राम। ठीक है, तो इस तरीके से मेघालय राज्य में ही चेरापूंजी है। चेरापूंजी में क्या है? मौसी का गांव है। किसका गांव है? मौसी का गांव है, यानी मौसिन राम है। कौन सा गांव है? मौसिन राम। तो मौसिन राम, अब ये इसी में एक जाति है, जनजाति है खासी जनजाति। कौन सी? खासी जनजाति। तो खासी जनजाति के नेतृत्व करता थे तीरथ सिंह। कौन थे? तीरथ सिंह। तो खासी जनजाति का आंदोलन होता है कहाँ पर? मेघालय राज्य में। कहाँ पर होता है? मेघालय राज्य में। और इसका नेतृत्व करता कौन था? तीरथ सिंह। कौन था? तीरथ सिंह। तो आपको मेघालय राज्य याद रखना है, ठीक है। ये वाला राज्य कौन सा है? मेघालय। ये वाला राज्य कौन सा है? मेघालय। और मेघालय में ही एक जनजाति है, कौन सी? खासी। और तीरथ सिंह के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? तीरथ सिंह के नेतृत्व में खासी विद्रोह होता है। कौन सा विद्रोह होता है? खासी विद्रोह होता है मेघालय राज्य में। ठीक है, ये भी हो गया। और छोटा नागपुर में ही एक विद्रोह होता है, कोल विद्रोह। छोटा नागपुर में एक विद्रोह होता है, कौन सा? कोल। ये भी एक जनजाति है, कोल जनजाति है। ठीक है, तो ये विद्रोह होता है छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में, छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार। और किस राज्य में है ये? झारखंड राज्य में। किस राज्य में है? झारखंड राज्य में है। ठीक, और कोल, इसको जो है बुद्धा भगत जो है इसके नेतृत्व करता थे। कौन? बुद्धा भगत। बुद्धा भगत। जतरा भगत किसके थे? अभी बताया है, जतरा भगत ताना भगत आंदोलन के कौन थे? जतरा भगत। और बुद्धा भगत किसके नेतृत्व करता थे? कोल आंदोलन। अब यहाँ पर चावल की खेती होती है, इस वाले क्षेत्र में चावल ज़्यादा होता है। और यहाँ भाई आदिवासी लोग शराब फराब खूब पीते हैं, शराब खूब पीते हैं। तो चावल की भी ये शराब बनाते थे। चावल की क्या बनाते थे? शराब। तो चावल की शराब बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया किसने? अंग्रेजों ने। तो बुद्धा भगत कहा कि हमारे दारू पे लगा दिया रोक,
जो हम बनाते थे, अब हम क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे। तो इसीलिए कोल जनजातियों ने विद्रोह किया झारखंड में बुद्धा भगत के नेतृत्व में, तो उसको कहा गया कोल विद्रोह। क्या कहा गया? कोल विद्रोह। और ये क्यों हुआ था? इनकी शराब बनाने पर प्रतिबंध, पीने पर नहीं, बनाने पर। अंग्रेज कहते थे हम बनाएंगे और हमारा पियो, टैक्स लगेगा उस पर। ये कहते थे नहीं, हम अपने खेत का जो है चावल का बनाकर पिएंगे। कहते नहीं नहीं, चावल का नहीं, हम अंग्रेजी शराब पियो, उसमें जो है ज़्यादा टैक्स आएगा। तो इसीलिए तो अभी क्या है, जो गांव-गांव में शराब बन रहे हैं उन पर छापामारी कर रहे हैं, क्योंकि शराब एक ऐसा चीज़ है उस पर चाहे इतना टैक्स लगा के सरकार बेचेगी महंगा करके, फिर भी जो है टुल्ली आदमी जाएगा ही लेने, उसको पिएगा ना। कितना भी महंगा कर दे बोतल, 700-800 रुपये का बोतल कर दे जो 200 रुपये वाला है, तो भी आदमी उसको खरीदेगा और पिएगा। तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू का, राजस्व का अगर कोई स्रोत है तो आबकारी विभाग है। आबकारी, आब मतलब आब शराब को ही कहते हैं। किसको कहते हैं? शराब को ही। तो आबकारी विभाग जो है शराब वाले क्षेत्र उससे है, इसी में जो है सबसे ज़्यादा रेवेन्यू है, राजस्व की प्राप्ति। अगर राज्य उत्तर प्रदेश राज्य को सबसे ज़्यादा राजस्व कहाँ से मिलता है? आबकारी विभाग से मिलता है। तो पहले भी आबकारी विभाग था। अंग्रेजों ने कहा कि तुम चावल का शराब नहीं बनाओगे, क्योंकि हमारे राजस्व में क्या हो रहा है? घाटा हो रहा है। तो चावल की शराबबंदी बनाने पर बंदी लगा दी, और इसी वजह से जो है यहाँ पर विद्रोह देखने को मिलता है। कोल विद्रोह होता है। कौन सा विद्रोह होता है? कोल। तो इस तरीके से मोटा मोटी हम लोगों ने लगभग सारे जो है जनजाति और जन विद्रोह को देख लिया। ठीक है, तो ये आप एक बार रिवाइज कर लेना, रिकॉल कर लेना, ठीक है, तो सारा आपको याद हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से मिलान करने के लिए प्रश्न निश्चित आते हैं परीक्षाओं में। मिलान करने का प्रश्न आ जाता है कि नेतृत्वकर्ता एक तरफ दे देगा, विद्रोह का नेतृत्वकर्ता और एक तरफ दे देगा विद्रोह का नाम, ठीक, और क्षेत्र भी पूछ सकता है, कौन सा विद्रोह किस क्षेत्र से संबंधित है। ठीक, याद हो गया ये सब कि फिर से याद कराएं? याद हो गया ना? ठीक, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। कितना मिनट हो गया? टाइमिंग देखिए, 42। चलो मोटा मोटी मानचित्र पे याद करा देते हैं। ठीक है, मानचित्र पर बंगाल वाले क्षेत्र से कौन कौन से विद्रोह देखने को मिलते हैं? सन्यासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह और फकीर विद्रोह। हाँ, फर्जी नहीं, फरेजी, फरेजी, फरेजी विद्रोह और फकीर हो गया। हाँ, फकीर आंदोलन हो गया। नील भी यहीं से था। नील भी कहाँ से था? यहीं से था। कल देखे थे हम लोग नील विद्रोह। और इसके अलावा और कौन कौन से विद्रोह? बंगाल वाले क्षेत्र से, बंगाल, बिहार, उड़ीसा सब मिला करके। ठीक है, संथाल विद्रोह भी इधर ही से था। ठीक है, बहुत सारे विद्रोह थे इस क्षेत्र से, झारखंड और ये वाले क्षेत्र से मिलकर के। ठीक है, और इसके अलावा असम में कौन सा विद्रोह देखने को मिलता है? अहोम विद्रोह। कौन सा? अहोम विद्रोह। नागालैंड और मणिपुर में कौन सा विद्रोह देखने को मिलता है? नागा विद्रोह। और एक विद्रोह और कौन सा था? नागा के अलावा 2 विद्रोह हमने देखा था, है? नागालैंड और मणिपुर में नागा विद्रोह के अलावा एक विद्रोह और मैंने पढ़ाया था। कौन सा विद्रोह? मणिपुर और त्रिपुरा में कुकी विद्रोह। हाँ, मणिपुर और त्रिपुरा में था कुकी विद्रोह। पूर्व इधर ही था कुकी विद्रोह, मणिपुर और त्रिपुरा में कुकी। और कुका विद्रोह कहाँ था? पंजाब राज्य में। कुका विद्रोह कहाँ था? पंजाब राज्य। और राजस्थान में कौन सा विद्रोह देखने को मिलता है? भील। राजस्थान में भील। और महाराष्ट्र में भील। और एक महाराष्ट्र में रामोसी। भील और रामोसी, भील और रामोसी। आंध्र प्रदेश में कौन सा विद्रोह देखने को मिलता है? रंपा। आंध्र प्रदेश में रंपा विद्रोह भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है कुछ महत्वपूर्ण विद्रोह थे जो आप मानचित्र के माध्यम से क्षेत्र को समझ सकते हो। और इसके अलावा कौन कौन इसके नेतृत्वकर्ता थे? जैसे आपका जो है फरेजी विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था? फरेजी विद्रोह का नेतृत्वकर्ता शरीयतुल्लाह और दुद्दू मियाँ या दादू मियाँ। फरेजी विद्रोह शरीयतुल्लाह और दुद्दू मियाँ। ठीक है, और इसके अलावा जो है आपका पागलपंथी विद्रोह करमशाह और चिराग अली। करमशाह और चिराग अली। ठीक, और आनंद मठ जो है, इस आनंद मठ जो उपन्यास है इसमें किस विद्रोह का जिक्र है? सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह पर लिखा ही गया है। ये किताब किस पर लिखा गया है? सन्यासी विद्रोह पर ही। वंदे मातरम का जिक्र कहाँ मिलता है? सन्यासी विद्रोह में। किसने लिखा था? आनंद मठ।
बंकिम चंद्र चटर्जी। यहाँ से प्रश्न ज़्यादा आते हैं, ठीक है। और इसके अलावा भील विद्रोह राजस्थान में किसने नेतृत्व किया था? दौलत सिंह ने। और महाराष्ट्र में सेवाराम ने, सेवरम या सेवाराम ने महाराष्ट्र में। और पाइक विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा। किसने नेतृत्व प्रदान किया? जगबंधु ने, ठीक है। और इसके अलावा आपका हो गया पागलपंथी विरोध, वो हो गया पागलपंथी, ठीक है। मुंडा विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? झारखंड। झारखंड में छोटा नागपुर का पठारौला से। किसने नेतृत्व प्रदान किया था? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का उपनाम क्या था और उपाधि क्या थी? जगत पिता और धरणी आबा, धरती आबा या धरणी आबा, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने जो है मुंडा ने, जो बिरसा मुंडा थे, इन्होंने पहले जो है मुंडाओं में बहुत सारे ईश्वर की, बहुत सारे देवताओं की पूजा होती थी, तो उनको कहा जाता था आपका बोंगा। क्या कहा जाता था? बोंगा। बोंगा मतलब होता है बहुत सारे ईश्वर की पूजा करना। ये सब वहीं का नाम है, लोकल नाम है बोंगा। तो इन्होंने कहा, धरती आबा ने कहा, बिरसा मुंडा ने कहा कि अब सिर्फ सिंह बोंगा की पूजा करेंगे। किसकी पूजा करेंगे? सिंह बोंगा की करेंगे। बोंगा की नहीं करेंगे, किसकी करेंगे? सिंह बोंगा की करेंगे। सिंह बोंगा मतलब एक ही ईश्वर की पूजा करेंगे। तो एक ईश्वरवादी थे। ये कौन थे? बिरसा मुंडा एक ईश्वरवादी थे। बहुत सारे ईश्वर, बहुत सारे देवताओं की पूजा होती थी। तो बिरसा मुंडा ने कहा अपनी जनजातियों में लोगों से कि हम अब किसकी पूजा करेंगे? सिंह बोंगा की पूजा करेंगे, अर्थात एक ईश्वर की पूजा करेंगे। बहुत सारे ईश्वर नहीं है, एक ही ईश्वर है हमारा, जिसको क्या कहा गया? सिंह बोंगा। तो कभी कभी प्रश्न आ सकता है सिंह बोंगा शब्द किससे संबंधित है? एक ईश्वरवाद से, बहु ईश्वरवाद से, या जो है कोई दारू का नाम है, या कोई जो है दवा का नाम है। तो ये किसका नाम है? एक ईश्वर का नाम है। भाई कुछ भी बना के पूछ सकता है। तो सिंह बोंगा एक ईश्वर से संबंधित है, ठीक। और जो रानी गाइडिनल्यू किस विद्रोह से संबंधित थी? नागा विद्रोह। और नागा विद्रोह का दूसरा नाम क्या था? जियारलांग विद्रोह। कौन सा? जियारलांग विद्रोह, ठीक है। और किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर और नागालैंड से। मणिपुर और नागालैंड, जियारलांग विद्रोह। रानी की उपाधि किसने दी थी गाइडिनल्यू को? जवाहरलाल नेहरू ने। प्रश्न यहाँ से भी आए हैं, ठीक है। तो और इसके अलावा आपका जो है रंपा विद्रोह हो ही गया। खासी कोल विद्रोह कहाँ संबंधित है? छोटा नाग। किसने नेतृत्व प्रदान किया? बुद्धा भगत ने। किसने? बुद्धा भगत ने, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे क्या हो गए? हमारे विद्रोह हो गए। जनजातीय विद्रोह, जन विद्रोह और जनजातीय विद्रोह।